अब मराठा सेना तिरुचिरापल्ली शहर में पहुंची। आश्वस्त था कि उसकी तीरंदाज सेना अपने तेज तीरों से मराठों को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगी। जैसे ही मराठा सेना शहर में पहुंची, मैसूर सेना ने तीर दागना शुरू किए। छत्रपति संभाजी महाराज मुगल साम्राज्य का वर्चस्व किसी भी रूप में दक्षिण में स्थापित नहीं होना देना चाहते थे। उन्होंने मुगल विरुद्ध गठबंधन तैयार करने का निर्णय लिया। मैसूर के वाडियारों के साथ पहले से ही मराठों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। कारण था दक्षिण में मराठों का बढ़ता हुआ प्रभुत्व। छत्रपति संभाजी महाराज ने दक्षिण में मराठा प्रभुत्व निर्माण करने हेतु मैसूर से गठबंधन का प्रयास किया, जो कि विफल रहा। छत्रपति संभाजी महाराज पहले ही मुगलों से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने मुगल सहयोगी सिद्धियों का बंदोबस्त किया। उसके तुरंत बाद मुगल सरदार हुसैन खान को भी युद्ध में हराया। इसी बीच दक्षिण में कूटनीतिक चालें चली जा रही थी। मुगलों के साथ गठबंधन के बाद मैसूर के वाडियार अब मराठों के दुश्मन बन गए। अब दक्षिण में दो गठबंधन तैयार हुए, मुगलों का मुगल मैसूर पोर्तुगीज गठबंधन, तो साथ ही मराठों का मराठा केलादी और कुछ गोवलकोंडा के सरदारों का गठबंधन। दक्षिण में मराठों के बेल्लारी, बंगलुरु, जिंजी और एकोजी भोसले, इनका तंजावर जैसे प्रदेश थे। मराठों के दक्षिण में प्रमुख सरदार थे हरजी महाडिक, तो मैसूर के शासक चिक्कदेवराय का प्रमुख सेनापति था कुम्मराया। मैसूर ने आसपास के सभी छोटे छोटे राज्यों पर अपना नियंत्रण बनाया था। उसमें से एक प्रमुख था मदुराई राज्य, जिसका शासक था चोक्कनाथ। कुम्मराय ने मराठों के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, जिसके तहत वह हरजी महाडिक को छत्रपति संभाजी महाराज के नजर में गद्दार दिखाकर मराठों में आंतरिक कलह निर्माण करना चाहता था। उसने चोक्कनाथ के जरिए यह अफवाह उड़ाई कि वह अपना तिरुचिरापल्ली मैसूर के वाडियारों से मुक्त करना चाहता है और उसके लिए वह मराठों से मदद लेना चाहता है। इसी बीच कुम्मराया ने हरजी महाडिक को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन वह विफल रही। उन्हें क्या पता था मराठे एक ध्येय के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही कुम्मराया ने अपने राजा चिक्कदेवराय को पत्र लिखकर सेना भेजने को कहा, जिससे वह मराठों पर हमला कर सके। कुम्मराय और मैसूर के इस चाल का हरजी महाडिक को पता चला, जिससे वे मैसूर को सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने अपने सेना के साथ मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर हमला करने का निर्णय लिया। वे अपने सरदारों के साथ मैसूर के वाडियारों को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े। हरजी महाडिक के आने की सूचना से चिक्कदेवराय ने कुम्मराय को मराठों को रोकने का आदेश दिया। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में कुम्मराय का पलड़ा भारी था। फिर भी हरजी महाडिक ने अपने सैन्य कुशलता के जोर पर कुम्मराय की सेना के रचना को तोड़ने में कामयाबी पाई, जिसके बाद कुम्मराय ने शरणागति लेकर शांति प्रस्ताव रखा। हरजी महाडिक ने भी अपने मराठा सैनिकों का नुकसान न हो इसलिए इसे मान लिया, लेकिन ये कुम्मराय की चाल थी। उसने पीछे से सेना बुलाकर मराठों पर वार किया और मराठों के प्रमुख सरदार दादाजी काकड़े, जयताजी काटकर, संताजी निंबाड़कर इनकी हत्या कर दी। हाथ आए विजय को मराठों ने गंवाया और हरजी महाडिक को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। इससे वे काफी आहत हुए। इसकी सूचना छत्रपति संभाजी महाराज को प्राप्त हुई। वे अपने सरदारों की हत्या की खबर से काफी दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने दक्षिण में मैसूर का बंदोबस्त करने का तय कर लिया। पहले से औरंगजेब दक्कन में था, फिर भी उन्होंने दक्षिण के तरफ स्वराज्य मजबूती का प्रण लिया और मुगलों के सहयोगी वाडियारों को सबक सिखाने के लिए अपने 10,000 घुड़सवारों के साथ निकल पड़े। उनके साथ गोवलकोंडा के लगभग 10,000 सैनिक भी शामिल हुए। साथ ही केलाडी राज्य के 5,000 सैन्य भी महाराज के साथ जुड़ गए। मराठों के आने की सूचना मात्र से चिक्कदेवराय चिंता में पड़ गया। उसने मराठों को रोकने के लिए एक योजना बनाई। उसे अपने गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई कि मराठों की सेना में कोई भी तीरंदाज नहीं है और इसी का फायदा उठाकर वह अपने 15,000 तीरंदाजों के साथ मराठों को रोकने के लिए निकल पड़ा। अब मराठा और मैसूर के वाडियारों के बीच युद्ध हुआ। मैसूर के तीरंदाजों को देख छत्रपति संभाजी महाराज समझ गए कि यह युद्ध आसान होने वाला नहीं है। उन्होंने पहले वार करते हुए मैसूर के एक अंग को नुकसान पहुंचाया। मैसूर के तीरों के कारण मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज के इस रणनीति को देख चिक्कदेवराय ने अर्धचंद्र व्यूह रचा, जिसे मराठों के लिए तोड़ पाना काफी कठिन था। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के पास हर चाल की तोड़ थी। उन्होंने अपने मध्य अंग को सीधे जाकर सेना को 2 हिस्से में बांटने को कहा, लेकिन इसमें मराठों का नुकसान हुआ। चिक्कदेवराय समझ गया कि मराठा अब आसानी से अपने तेज गति के कारण
इस व्यू को तोड़ सकते हैं। लेकिन महाराज ने नई योजना बनाई। वे जानते थे कि वे इस व्यू को तोड़ तो देंगे, लेकिन इसमें मराठा सैनिकों का काफी नुकसान होगा। उन्होंने पीछे हटकर तंजावर जाने का निर्णय लिया, जिससे चिक्कदेवराय भी चकित हो गया। आखिर छत्रपति संभाजी महाराज करना क्या चाहते थे, कोई नहीं जानता था। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज जो करने वाले थे, उससे मैसूर पूरी तरह से नष्ट होने वाला था। छत्रपति संभाजी महाराज जिंजी न जाते हुए तंजावर जा पहुंचे। तंजावर, जहां संभाजी महाराज के चाचा इकोजी भोसले शासन कर रहे थे। तंजावर जाने का उनका मुख्य कारण था कि वे मदुराई के चोक्कनाथ और मैसूर के वाडिया दोनों को सीधा धक्का देना चाहते थे। साथ ही वे जानते थे कि मैसूर के वाडियारों की ताकत उनके मुख्य भूमि पर है, इसलिए वे बाहरी राज्य को जीतकर श्रीरंगपट्टनम को ध्वस्त करना चाहते थे। और जहां से मराठा को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा गया, ऐसा तिरुचिरापल्ली तंजावर से पास ही था। वे करीब करीब 20 दिनों तक तंजावर में रुके और युद्ध के लिए तैयारी में जुट गए। उन्होंने अपनी योजना अपने सरदारों को बताई और इस योजना को जानकर उनके सरदारों को यह विश्वास हो गया कि मराठा स्वराज्य एक कुशल व्यक्ति के हाथों में है। उनकी योजना को सुन हर एक मराठा सरदार छत्रपति संभाजी महाराज के बुद्धिमत्ता का कायल हो गया। यह योजना थी तीर प्रूफ जैकेट, जो मैसूर का अस्तित्व ही नष्ट करने वाला था। छत्रपति संभाजी महाराज जानते थे कि मैसूर की सेना की ताकत है उनके तीरंदाज, और अगर वे इसका इलाज निकालते हैं तो वे आसानी से वाडियारों को हरा सकते हैं। इसलिए उन्होंने आसपास के क्षेत्र से चमड़ा जमा करना आरंभ किया, जिससे युद्ध स्तर पर सुरक्षा कवच बनाना शुरू हुआ। इस तीर प्रूफ जैकेट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज ने चमड़े को तेल लगाने का आदेश दिया, जिससे तीर फिसल जाए। साथ ही अब उनके पास अतिरिक्त सेना भी हो गई थी। लेकिन वे यहाँ तक ही नहीं रुके। उन्होंने आसपास के युद्ध हाथियों को जमा किया और कम समय में ही 300 के आसपास तीरंदाज तैयार कर लिए। छत्रपति संभाजी महाराज ने सबसे पहले मदुराई के नायक चोक्कनाथ को सबक सिखाने का फैसला लिया। वे मैसूर के आसपास के भूभाग पर कब्जा कर फिर श्रीरंगपट्टनम पर हमला करना चाहते थे। उस समय चोक्कनाथ तिरुचिरापल्ली के किले में स्थित था। उसकी सेना के साथ ही मैसूर की तीरंदाज सेना भी किले में उपस्थित थी। तिरुचिरापल्ली का किला मजबूत किला था और इसे जीत पाना काफी कठिन कार्य था। और अगर किले को मराठा जीतते हैं तो इस किले के कारण दक्षिण में मराठा साम्राज्य काफी मजबूत हो जाता। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई कि जिससे मैसूर पूरी तरह से समाप्त होने वाला था। छत्रपति की योजना थी कि वे तिरुचिरापल्ली को जीतकर उत्तरी मदुराई के भूभाग और मैसूर के कुछ प्रदेश जैसे धर्मपुरी, इस पर हमला करके मैसूर के वाडियारों का मनोबल तोड़ दे, जिससे वे उसे आसानी से ध्वस्त कर सके। इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए वे अपनी सेना के साथ तिरुचिरापल्ली की ओर निकल पड़े। बीच में उन्हें कावेरी नदी को पार करना था, जिसे उनकी सेना ने नाव के मदद से पार किया। अब मराठा सेना तिरुचिरापल्ली शहर में पहुंची, जहां मैसूर और चोक्कनाथ की तीरंदाज उनके स्वागत के लिए तैयार ही थे। मैसूर सेना और चोक्कनाथ आश्वस्त था कि उसकी तीरंदाज सेना अपने तेज तीरों से मराठों को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था, छत्रपति संभाजी महाराज के पास हर प्रश्न का उत्तर है। जैसे ही मराठा सेना शहर में पहुंची, मैसूर सेना ने तीर दागना शुरू किए। लेकिन तीर प्रूफ जैकेटों के कारण मराठा सेना पर कोई तीर काम नहीं कर रहे थे। मैसूर सेना ऐसे ही लगातार तीर दाग रही थी, जिससे मराठों की गति कम हो गई। लेकिन यह ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं था। मराठों का कोई नुकसान होता न देख मैसूर सेना का मनोबल टूटने लगा। इसका फायदा उठाकर मराठों की तेज गति वाले घुड़सवार सेना ने मैसूर सेना पर हमला चढ़ाया और कुछ ही समय में मैसूर की सेना धराशायी हो गई। मैसूर के काफी सैनिक मारे गए और इससे भी ज्यादा शहर से भाग निकले। असंभव लग रहे विजय को भी संभाजी महाराज ने केवल कुछ ही समय में अपनी बुद्धिमत्ता से जीत लिया। मराठा सेना ने मानो नवसंचार निर्माण हो गया हो। पूरे शहर में हर हर महादेव और जय भवानी जय शिवाजी के नारे गूंजने लगे। पूरे शहर पर मराठों का कब्जा हो गया, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा कार्य होना बाकी था। अब तक मराठों का तिरुचिरापल्ली के मजबूत किलों पर कब्जा होना बाकी था। ये काफी मजबूत किला था। इसकी मजबूत दीवारों के कारण इसे भेदना काफी मुश्किल था। इसकी सुरक्षा में किले के ऊपर तैनात तीरंदाज नीचे के मराठा सैनिकों पर तीर दागते,
जिससे मराठा सेना किले के पास नहीं पहुंच पाती। मराठा सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया और पास ही अपना शिविर बना लिया। 10 दिनों तक आसपास ये घिराव ऐसे ही चलता रहा। दोनों तरफ से छोटे मोटे टकराव होते रहे, फिर भी मराठा सेना इसके अंदर न जा सकी। लेकिन इस पर भी छत्रपति संभाजी महाराज ने उपाय ढूंढ निकाला। उन्होंने खास टुकड़ी गठित की जिसका कार्य था किले में घुसकर सेना के नेतृत्व को समाप्त करना। खास प्रशिक्षित मराठा सैनिक किले के अंदर जा पहुंची और उन्होंने जानकारी जुटाना शुरू किया, जिसके बाद वे महल के अंदर जा पहुंचे और इसी बीच चोकन्नाथ की मृत्यु हो गई। मराठा सैनिक वापस अपने शिविर में आ गए। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि चोकन्नाथ की मृत्यु नैसर्गिक हुई थी। इसका कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसकी हत्या मराठा सैनिकों द्वारा ही की गई थी। चोकन्नाथ की मृत्यु की सूचना आग की तरह फैल गई, जिससे तिरुचिरापल्ली में स्थित सेना का मनोबल टूट गया। इसके बाद छत्रपति अपनी दूसरी योजना की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी सेना को किले के एक ओर जमा करना शुरू किया, जिससे किले में स्थित सेना एक तरफ जमा होने लगी। उन्हें लगा कि मराठा सेना किले के एक अंग से हमला करने वाले हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर से मराठा सैनिकों ने खास तीरंदाजों के साथ किले पर हमला चढ़ाकर किले में स्थित बारूद को आग से उड़ा दिया, जिससे किले की एक दीवार ध्वस्त हो गई। जिसके बाद मराठा सेना इस रास्ते से अंदर आने लगी और कुछ ही देर में मराठों ने किले पर अपना भगवा फहरा दिया। और इस तरह छत्रपति संभाजी महाराज की कुशलता और चातुर्यता से उन्होंने इस असंभव कार्य को पूरा किया। मराठों की जीत की सूचना चिक्कदेवराय को मिलते ही वे समझ गए कि अब मराठा बड़ा वार करेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज ने भी अपनी योजना के अनुसार मदुराई के उत्तरी भाग पर हमला किया। वहां कुम्मराय की सेना भी थी, लेकिन मराठों के हो रहे प्रहारों के कारण उसकी सेना श्रीरंगपट्टनम की ओर जाने लगी। अब महाराज ने मैसूर के अंदर के प्रदेशों को जीतना आरंभ किया। कुछ ही समय में उन्होंने धर्मपुरी पर भी कब्जा कर लिया। अब चिक्कदेवराय समझ गया कि इस बार मराठे आर्या पार की तैयारी के साथ मैसूर पर हमला करने आए हैं। उसने तुरंत ही छत्रपति संभाजी महाराज को शरणागति का पत्र लिखा, लेकिन छत्रपति ने अपना घिराव और मजबूत कर मैसूर की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच छत्रपति संभाजी महाराज को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि औरंगजेब जल्द ही स्वराज्य पर दोनों तरफ से हमला करने वाला है। जिसके बाद महाराज ने मैसूर के शरणागति को मंजूरी दी, क्योंकि वे ज्यादा समय तक औरंगजेब के कारण दक्षिण में नहीं रुक पाते। लेकिन संभाजी महाराज ने ऐसी राजनीतिक दाव फेंका कि जिसके कारण मैसूर डर के साए में ही था। मैसूर ने महाराज की सभी शर्त मान ली और मैसूर कुछ समय के लिए ही सही मराठों के भगवे ध्वज के नीचे आ गया। मैसूर ने लगभग 1 करोड़ की हुन मराठों को दी, जो कि बहुत बड़ी राशि थी। इस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी चतुरता से दक्षिण में एक बड़े शासक को झुकने पर मजबूर किया और अब दक्षिण में पूरी तरह मराठों का वर्चस्व निर्माण हो गया। महाराज स्वराज्य की रक्षा के लिए एक और दुश्मन से निपटने के लिए चल पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं।